प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। और बात अब फटाफट से पहले कोविड की करते हैं और कोरोना वैक्सीन की करते हैं। जो वैक्सीन कारी का अमल मुल्क भर के अंदर जारी है, उसमें आज क्या कुछ होना है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से आप सुनिएगा। उसके बाद सीधे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि मुलाजमीन का मामला अब थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है और तजब्जुब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जी चलिए, मुलाजमीन के हवाले से जब बात हो रही है तो इस बीच पहले आपको मुल्क के अंदर जो कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है 16 जनवरी को जिसका आगाज हुआ था, उसमें अब सेकंड फेज की तैयारी कर ली गई है। 4000 हेल्थ वर्करों को आज वैक्सीन दिया जाएगा, उन वर्कर्स को जिनने 16 जनवरी को पहला डोज लिया था। वजीर आजम ने दिल्ली से इस प्रोग्राम का आगाज किया था और 4000 वर्करों को आज भी इस प्रोग्राम के तहत सेकंड फेज में वैक्सीन दिया जाएगा। हालांकि दूसरा मरहला शुरू हो चुका है, लेकिन पहले मरहले के तहत वो लोग जिन्होंने तकरीबन ये जो 28 से 29 दिनों का वक्फा था जो प्रोटोकॉल के हिसाब से था, वो पूरा करने के बाद अब सरकार ने दूसरा हिस्सा भी इसका शुरू कर दिया है। ये वैक्सीन जिसका प्रोग्राम 16 जनवरी को जिसकी शुरुआत हुई थी, अब 4000 वर्कर्स को आज वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन बड़ी बात जो क्लियर कर दी गई है यहां पर सरकार की तरफ से कि जिन्होंने पहला डोज जहां पर लगाया और जिस सेंटर के अंदर लगाया वहां से वो कहीं और नहीं जाएंगे, यानी ना ही उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो सेंटर बदलेंगे, ना ही वो वैक्सीन तब्दील कर सकेंगे। कोवैक्सीन नामी जो वैक्सीन है सरकार की तरफ से, सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से जिसको मंजूरी दी गई थी, एक तो वो, दूसरा कोविशील्ड नामी वैक्सीन जो है, इन दोनों का इस्तेमाल हुआ था। अगर एक शख्स ने कोविशील्ड नामी वैक्सीन ली है, आज 28 दिनों के बाद उसको वही वैक्सीन दोबारा लेनी है और उसी सेंटर के अंदर जहां पर उसको फर्स्ट फेज में दी गई थी। और इससे भी बड़ी बात जो आज साफ की गई है कि जिन लोगों ने पहली वैक्सीन लगाई, दूसरे से वो भागने की कोशिश करेंगे या कुछ ऐसा मामला होगा तो उन्हें बाकायदा एप्लीकेशन के जरिए अपडेट किया जाएगा। कोविन नामी पोर्टल जो एप्लीकेशन है जिसके जरिए इनकी जानकारी दी जाती है, ऑनलाइन अप्लाई होता है, उस पर मुलाजमीन को, हेल्थ वर्करों को जिनने पहली बार इंजेक्शन लिया था 16 जनवरी को, आज सरकारी सतह पर हेल्थ डिपार्टमेंट उनको खुद यहां से डिटेल्स भेजेगा, दूसरे फेज के लिए बुलाएगा। अगर किसी को जानकारी नहीं हो गई, कोई नहीं आता है, तो उसका भी यहां पर नाम दर्ज कर लिया जाएगा कंसर्न्ड अथॉरिटीज की तरफ से। चलिए जी, ये तो बात थी कोविड वैक्सीन के हवाले से, जहां पर दूसरा मरहला आज शुरू हो रहा है, यानी दूसरा फेज। जब आपने एक लगाया था तो आज दूसरा टीका लगाना है, और उस सिलसिले में डेजिग्नेटेड सेंटर्स ऑलरेडी कर दिए गए और आपके मोबाइल पर ऑलरेडी सारी डिटेल जो है वो आ चुकी होंगी। लेकिन बढ़ते हैं आगे, बात जरा मुलाजमीन की करते हैं। और मुलाजमीन को लेकर लगातार पिछले 2 महीनों के दौरान तरह तरह की खबरें आ रही है, और अब एक और खबर सामने आई है कि सूबाई इंतजामिया ने सभी डिप्टी कमिश्नर्स के नाम एक खत रवाना किया है, जिसमें यह कहा गया है कि आइंदा 5 दिनों के अंदर अंदर, यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर सभी मुलाजमीन की फहरिस्त सामने रखी जाए। और वो कौन सी फहरिस्त होगी, क्राइटेरिया क्या फहरिस्त का है, वो सारा इनेक्चर और डिटेल जो है उस चिट्ठी के अंदर दे दिया गया है। सभी अजला के डिप्टी कमिश्नरों को हुक्म दे दिया गया है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर, याद रखिएगा, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर में तभी सभी लवाजमात पूरी करनी होंगी। 22 साल की जिनकी खिदमात मुकम्मल हो चुकी है, 48 साल तक की उम्र में, उन सभी लोगों की तफसीलात जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो सूबाई कमिश्नर के दफ्तर ने मांगी है। 5 दिनों के अंदर सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी इसकी वो मुतलका डिपार्टमेंट के उसके थ्रू पहुंचानी होगी डिप्टी कमिश्नर्स को, और पहुंचनी चाहिए कहां, सूबाई कमिश्नर के दफ्तर में। और ये भी याद रखिएगा, साल 2021 दिसंबर तक, यानी इसी साल जो साल चल रहा है, इसमें दिसंबर के महीने तक जिनकी खिदमात तकरीबन 22 साल की मुकम्मल हो जाएंगी, चूंकि इससे पहले भी कुछ डिटेल्स सूबाई कमिश्नर के पास पहुंची है, तो उसके हिसाब से साफ कर दिया गया हुक्मनामे के जो डिप्टी कमिश्नर ने पहले डिटेल्स दी हैं, जिन लोगों की 22 साल की सर्विस 2021 दिसंबर में कंप्लीट होने जा रही है, उन सभी लोगों की डिटेल्स अब 5 दिनों के अंदर दोबारा डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में पहुंचानी है। हार्ड कॉपी पहुंचाइए, सॉफ्ट कॉपी पहुंचाइए, लेकिन पहुंचानी है। और अगर कोई इस लिस्ट से बाहर रहता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई फिर उसी हिसाब से होगी जो पहला हुक्मनामा था, पहली रिकमेंडेशन थी। चूंकि पहले जो डिटेल्स गई हैं उसके हिसाब से साल 2021 के दिसंबर के महीने में बहुत सारे लोगों की जिनकी खिदमात 22 साल की मुकम्मल दिसंबर के महीने तक होंगी, तो उन लोगों के लिए भी साफ कर दिया है, और उसी हिसाब से आज की डिटेल्स दोबारा सूबाई इंतजामिया ने मांगी है। और जिन अजला के लिए यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया उनमें श्रीनगर, गांदरबल, अनंतनाग, बड़गाम,
कुलगाम, शुपियां, बारामूला, बांडीपोरा, कुपवारा और पुलवामा जिला है। और इन्हीं डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया कि 5 दिन के अंदर अंदर डिटेल जो है वो सारी जमा करेंगे आप सूबाई कमिश्नर के दफ्तर में। अब आगे क्या कुछ होना है उसके लिए आप हमारा साथ देंगे। थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि सरकार इस डाटे को क्या कुछ करना जा रही है, यानी वो ये डाटा जो बनाया जा रहा है, एचआर डाटा जो बन रहा है, इसका क्या करना है, क्या रिटायरमेंट करनी है या एसीआरस को चेक करना है, इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। थोड़ी देर में हम आपको जरूर बताएंगे। बात जब मुलाजमीन की हो रही है तो जरा आगे बढ़ते हैं। एक और खबर भी मुलाजमीन के हवाले से, और मुलाजमीन के लिए गोशवारा जमा करना अब लाजमी करार दिया गया है। जहां पहले हमने आपको बताया था कि मरकजी हुकूमत ने सभी IAS IPS अफसरों को यह हिदायत दी थी कि वो ऑनलाइन अपनी सारी तफसील जो है वो जमा करें, और बहुत सारे लैतुलैल से काम ले रहे थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर एक और बड़ा फैसला लिया गया है, और एंटी करप्शन ब्यूरो ने तमाम सरकारी मुलाजमीन को हिदायतनामा जारी किया है कि वो अपने सालाना रिटर्न्स और सबे गोशवारे जो है, जायदाद मनकुला या गैर मनकुला हो, मुएबल हो या इमुएबल हो, उसकी पूरी जानकारी जो है वो जमा करें। अब आप समझ रहे होंगे वहां पर क्या कुछ चल रहा है, यहां पर क्या कुछ चल रहा है। यहां पर सरकार ने क्या कहा है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्लियर कर दिया है और सभी महकमों के सरबराहान को कहा है कि उनके मातहत अमला जो है सबकी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाए और सबकी रिपोर्ट जो है वो फाइल की जाए, ताकि सरकार के पास डाटाबेस रहे। जो हम पिछले दिनों आपको बता रहे थे कि आपकी सैलरी 1 लाख है लेकिन खर्चा आप 8 लाख का करते हैं। आपका मकान जो कायदे से 2, 5, 10 करोड़ रुपए के अंदर अंदर बनना चाहिए था, उस पर 40-45 करोड़ रुपया लगकर फिर भी काम चल रहा होता। ये पैसा कहां से रहा है, इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे और करप्शन पर लगाम कसने की बातें हो रही थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक यौम एहतिसाब का दिन बना लिया है। और किस तरीके से ये एक एक करके कैटेगराइज किया जाएगा वो आपको आने वाले दिनों में पता लगेगा, क्योंकि अब गोशवारे आपने जमा करनी होंगी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी करनी होगी, और नीचे जो एंड में दफ्तर को ताला मारता है, गेट कीपर है, उसको भी अपना गोशवारा जो है वो सरकार के सामने रखना होगा। और एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से ये कहा गया है कि प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट साल 2020 फौरी से बेशतर अपनी जमा करवाएं, और सभी मुलाजमीन के लिए लाजमी करार दिया गया है। अब जो मुलाजमीन लैतुलैल से काम लेंगे उनके खिलाफ कायदे के तहत कार्रवाई होगी, ये आप जान लीजिएगा। और कार्रवाई 31 मार्च से पहले बड़ी होनी है। चलिए, एंटी करप्शन ब्यूरो की बात हमने आपको बताई। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात इंतखाबात के हवाले से करते हैं। और DDC चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन का इंतखाब हो रहा है और आज लास्ट फेज है। 13 तारीख आखिरी मरला होने जा रहा है और इसके तहत जम्मू सूबे के 4 अजला और वादी कश्मीर के 2 अजला में जहां पर वोटिंग होगी। 6 अजला में कुल मिलाकर आज वोटिंग होने जा रही है, जिसमें राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, रामबन के साथ बारामूला और बांडीपुरा 5 डिस्ट्रिक्ट पहले थे। बारामूला में जहां पर दूसरे फेज में मुलतवी कर दी गई थी, मेंबरान सभी हाजिर नहीं हुए थे और आज आखिरी मरले में वोट डाले जाएंगे, जहां पर 4 अजला में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एक साथ आने की खबर है। कोशिश ये है कि वो अपना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन किस तरीके से मुंतखब करेंगे विद इन पीरियड 2 साल 2.5 साल, और उस पर फैसला होना बाकी है। किश्तवाड़ के अंदर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ आई है, जहां पर आजाद उम्मीदवार भी इस वक्त अलायंस के साथ आ रहे हैं। लेकिन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में कुल मिलाकर जहां पर अलायंस अपनी दावेदारी जरूर पेश कर रहा है, अक्सरियत यहां पर हासिल है, ये दावा किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ आजाद उम्मीदवार बीजेपी के चंद लोग जो यहां से कामयाब होकर आए और आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलाकर दूसरी जमातें भी अपनी अक्सरियत का दावा वाजे इन सभी अजला से कर रही हैं। यानी कुल मिलाकर आज आखिरी मरहला है जहां पर डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैनों का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इतिहाद कर लिया है जम्मू के कई इलाकों के अंदर, और माना जा रहा कि ये इतिहाद रंग लाएगा या नहीं लाएगा उसके लिए 11:30 बजे तक का इंतजार आपको करना होगा। लेकिन पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने उम्मीद जाहिर की है कि बांडीपोरा और बारामूला दोनों जगहों पर वो जीत दर्ज करेंगे। लेकिन जहां तक बारामूला की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बारामूला की जहां तक हम बात करें तो वहां पर इंतखाब इंतहाई दिलचस्प हो गया है, क्योंकि पीपल्स अलायंस की तरफ से एडवोकेट कुर्रतुल बशीर को चेयरमैन पोस्ट के लिए सामने रखा गया है और आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट इरफान लोन नायब चेयरमैन की हैसियत से वहां पर पीपल्स अलायंस की तरफ से सामने होंगे। और इस वक्त
दो पीएचडी कैंडिडेट्स के पास 7 वोट मिल सकते हैं, जिनमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और आजाद उम्मीदवार है। लेकिन उनके मुकाबले में दिलचस्प क्यों यह मुकाबला माना जा रहा है, सफीना बेग जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुजफ्फर हुसैन बेग की अहलिया है, वो चेयरमैन पोस्ट के लिए बारामूला के अंदर इस वक्त मैदान के अंदर है। उनके साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सनाउल्लाह परे नायब चेयरमैन के लिए है। अब देख लीजिएगा, अलायंस में सजाद लोन तो बाहर हैं, लेकिन लगातार वो कह रहे थे देखिए मैं तो बाहर हूं, लेकिन अलायंस की जो बड़ा ब्रॉडर कैनवस है उसमें मैं साथ दूंगा। बारामूला आते हैं तो क्या हो रहा है जी, कुर्रतुल बशीर के मुकाबले में सफीना बेग और इरफान के मुकाबले में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट सनाउल्लाह पर्रे इस वक्त आमने सामने है। और यहां पर क्रॉस वोटिंग के 100% चांसेस आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा चांस यह है कि यहां पर क्रॉस वोट होकर नतीजा कहीं की भी और जा सकता है। जो दावे किए जा रहे हैं, लास्ट टाइम हमने देखा कि लोग पहुंचे ही नहीं, क्योंकि डर यह था कि बड़े पैमाने पर शायद क्रॉस वोट होगा, लेकिन अब की बार आना पड़ेगा, वोट होगा, खुफिया वोटिंग के जरिए से चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। नजरें सारी बारामूला पर लगेंगी कि सफीना या कुर्रत कौन जीतकर सामने आएंगी। लेकिन किश्तवाड़, रामबन, पुंछ और राजौरी के अंदर जो रिजर्व सीट्स हैं वहां पर भी आज इंतखाबी दंगल जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, सजाद किचलू और कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद जो सरूरी है, जीएम सरूरी, उनके बीच जो है वो इत्तेहाद हुआ है और उनका मानना है कि ये इत्तेहाद जो है वो रंग लाएगा। लेकिन बावसूख ज़राए के मुताबिक और पॉलिटिकल पंडितों के मुताबिक कांग्रेस के लिए एक बड़ा दचका ये इत्तेहाद माना जा रहा है। चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन जो है चुना जाएगा। इस सिलसिले में जैसा कि आपको पता है कि हमारे 7 काउंसलर थे और चेयरपर्सन के लिए 8 काउंसलर जो है होने चाहिए। इस सिलसिले में चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ जब म्यूनसिपलिटी के चुनाव हुए थे उसमें भी जब हमें काउंसलर्स की कमी पड़ी थी तो उसमें हमने कांग्रेस से बात करके यहाँ जो है म्यूनसिपल कमेटी बनाई थी। आज भी कांग्रेस के हाईकमान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाईकमान की डायरेक्शन पे आज यहाँ मातम सरूरी साहब के साथ बात हुई और हमने उनको वाइस चेयरपर्सन की सीट ऑफर की। इस सिलसिले में आज पूरा दिन जो है हमने डिस्कशन किया और ये फैसला लिया। हमारी पार्टी की तरफ से चेयरपर्सन के लिए श्रीमती पूजा ठाकुर, पूजा भंडारी भी कहते हैं उनको, तो उनको हमने नामजद किया है। और कांग्रेस की तरफ से साइमा परवीन लोन वो वाइस चेयरपर्सन के लिए जो है नामजद हुई हैं। तो ये अभी जो है हमारी मीटिंग पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की। लेकिन इस बीच ये खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है अपने नाजरीन के लिए। हम ये भी बताते चले कि कल अनंतनाग के अंदर अनंतनाग म्युनिसिपल कमेटी के लिए भी चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव उस वक्त दिलचस्प हुए जब अलायंस के दोनों पार्टनरों ने आमने सामने चुनावी दंगल में हिस्सा लिया। यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मैदान में थी और उनके मद्दे मुकाबिल नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी। तो इत्तेहाद पर सवाल लगातार पहले दिन से थे, ताहम आज आखिरी मरहला है इस पूरे दंगल का और उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो मुकम्मल होगा और सबकी नजरें सरकार पर रहेगी कि सेट प्रोटोकॉल इसके बाद क्या कुछ आता है और तरक्याती मंजरनामा और तरक्याती पहिया जो है वो किस तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। तो बात ये तो थी जनाब इलेक्शंस की, जहां पर आज आखिरी मरहला है। बढ़ते हैं आगे, अब जरा बात करते हैं पार्लियामानी कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की, जो पिछले दिनों भी हमने आपके सामने रखी थी, चंद बातें उसमें कही थी। लेकिन अब की बार जो बात करेंगे वो सयाहत के हवाले से है, क्योंकि बड़ी अहम बात इस पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने खुलासा पेश किया है। 2 अलग अलग खबरें आपको बताएंगे, एक कश्मीर सूबे के हवाले से क्या कुछ कहा गया, जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या कुछ कहा गया, और उसके बाद यूनियन टेरिटरी लद्दाख के बारे में कितनी सख्त
टिप्पणी जो है, रिएक्शन जो है, वो इस पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने दी है। दोनों बताएंगे आपको। जी आसिफ। चलिए पहली खबर आपको बताते हैं। पैनल की तरफ से गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट पेश की गई थी, उस पर सरकार ने जवाब दिया। एक तो ये कि एयरलाइन श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर खिदमात में दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रही है। मरकजी हुकूमत ने पार्लिमानी पैनल को जानकारी दी है, वो पार्लिमानी पैनल जो बाज़ाब्ता इस पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करके सरकार को पहले ही सौंप चुका था। पैनल ने मरकज पर मसाइल को हल करने पर जोर दिया है और यह कहा है कि मामला वजारत शहरी हवाबाजी के साथ उठाया जाए। वजारत दाखिला को खासतौर से जहां पर जो सिफारिशात पैनल की तरफ से, कमेटी की तरफ से दी गई हैं, उनकी सपोर्ट करते हुए और सिविल एविएशन अथॉरिटी तक जो शहरी हवाबाजी की वजारत है उसके पास ले जाया जाए और श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर जो एयरलाइंस नहीं जाती, किस वजह से नहीं जा रही हैं, इन सभी मामलात को, खासतौर पे अगर कोई जो इंटरनेशनल एयरलाइन है वो वहां पर उनको जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं उनको किसी तरह का वहां पर यहां पर ताउन नहीं मिलता, कोई परेशानी आ रही है, उनके मसाइल हैं, तो वो क्यों पेश आ रहे हैं, उस पर गौर करने को कहा गया है। और मामला वजारत शहरी हवाबाजी के साथ मामला जो वजारत दाखिला है वो उठाए, इस बात की तलकीन की गई है पैनल की तरफ से। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट सरकार के सामने रखी गई थी, जिसके बाद पार्लिमानी पैनल ने जो रिकमेंडेशंस की थी, जो सिफारिशात की गई थी, उस पर मरकजी सरकार ने पैनल को जवाब दिया है, पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपना जवाब रखा है। इसी पर मजीद बात करने के लिए सीधा श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, ये जो आप तफसीली रिपोर्ट थी पैनल की तरफ से सरकार के सामने रखी गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से भी यूं माना जाए कि हाथ खड़े कर दिए गए हैं। बुनियादी मसाइल एयरपोर्ट पर हैं क्या, जो आज इस पैनल के सामने भी आए, जो डिस्कशन का हिस्सा बने, और उसके बाद अब सरकार भी कहीं ना कहीं उस पर बेबस नजर आई, जिसके बाद पैनल को साफ कह दिया गया कि बड़ी कंपनियां, एयरलाइंस जो दिलचस्पी ही ने जाहिर कर रही हैं। देखिए आसिफ, पहली जो पार्लियामेंट्री कमेटी यहाँ पर आई हुई थी और उन्होंने जो टूरिज्म के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात की ही और उनकी ऑब्जर्वेशंस को ऑब्टेन करने के बाद ही उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी है। और इसमें खासतौर पर चूंकि पूरे इंडिया के अंदर जब टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के नाम सरफहरिस्त है, लेकिन क्या वजह है कि इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी यहाँ की डेस्टिनेशंस या ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म सेक्टर है ये आमदन बख्श जो है वो अभी तक साबित नहीं हो पा रहा है। तो इन्हीं चीजों को खंगालने के लिए और इन्हीं चीजों को एक्सप्लोर करने के हवाले से ये कमेटी आई हुई थी कि आखिर कोताहियां कहां पर है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है, पहले तो जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने पीस का यहाँ पर ये प्रावधान रखा था कि पीस होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो ट्रैफिक है, चाहे वो रेल सर्विस हो, चाहे वो बस सर्विस हो, या उसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी हो या एयरलाइंस हो, क्योंकि आज की डेट में एयरलाइंस ही सबसे अहमियत के हामिल है। और इसी एयरपोर्ट को जब इंटरनेशनल दर्जा दिया गया था और कहा गया था कि अब यहाँ से जो परवाज है वो इंटरनेशनल लेवल के लिए जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी सऊदी अरब के बगैर यानी हज के सिवा कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से परवाज नहीं करती है। और इन्हीं चीजों को खंगालते हुए जब बारीकबीनी से देखा गया तो उसमें देखा गया कि जो एयरलाइंस कंपनीज है वो इस चीज के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो यहाँ से जो है डायरेक्ट फ्लाइट्स को उठाएं या यहाँ पर लैंड करें। तो इसमें जो ये पार्लियामेंट्री कमेटी है इनकी जानब से रिकमेंडेशंस आई हैं कि अगर आपने इसको ये दर्जा दिया है तो यहाँ से ये चीजें शुरू होनी चाहिए और उसको टेकअप किया जाए। दूसरी बात, एक बार ये भी कांग्रेस दौर के दौरान ये मामला उठा था और तब भी एक कमेटी आई थी और तब भी उन्होंने इसी तरह की रिकमेंडेशंस की थी कि यहाँ पर नाइट फ्लाइट्स का भी एहतमाम होना चाहिए और उसके लिए जो लैंडिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम है उसको इंस्टॉल करने की बात की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4:30-5 बजे के बाद कोई भी फ्लाइट जो है परवाज नहीं कर पाती है। नतीजा ये है कि दुनिया के नक्शे में जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा मकाम रखने वाली एक टूरिस्ट स्टेट है, वहां की तरफ न सिर्फ लोकल बल्कि जो फॉरेन फिलहाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम इस रिपोर्ट पर बात करते हैं जिसका कुछ खाका हमारे हाथ में भी लग चुका है। इस रिपोर्ट ने जो बात सामने रखी थी सरकार के वो ये था कि श्रीनगर सयाहत के हवाले से काफ़ी अहम है और वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन अभी तक वहाँ पर पूरी तरह से फ़्लाइटें नहीं आ पा रही है और मरकज़ और जम्मू कश्मीर यूटी इंतज़ामिया जो है वो इस मामले को सिविल एविएशन अथॉरिटी से उठाए। उसमें जो एक्शन टेकन रिपोर्ट, क्योंकि अब एक्शन टेकन रिपोर्ट की मैं साथ साथ बात करूं, एटीआर भी सामने आया है। एक्शन टेकन रिपोर्ट के अंदर जो बात सामने रखी गई है उसमें इंतज़ामिया के लोगों ने और मरकज़ की तरफ से जो बात सामने रखी गई है कि लगातार
बार मामला जो है वो शहरी हवाबाजी वजारत के साथ उठाया गया है, लेकिन कोई भी कंपनी यानी प्रवास की जो कंपनियां हैं, बड़ी जहाज़ों की जो कंपनियां हैं, कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि जम्मू कश्मीर से वो इंटरनेशनल प्रवास शुरू करे। ये सरकार की तरफ से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया, नंबर 1। नंबर 2, इसी रिपोर्ट के अंदर जो एक और खुलासा किया गया है कि आखिर ऐसा क्यों है, तो क्या हमारे पास सिस्टम नहीं है? एक लाइन में लिखा गया कि पूरा सिस्टम इन प्लेस है, और दूसरी लाइन में दूसरे पैरा के अंदर नीचे लिखा गया है कि जो रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट चलाने के लिए ऑपरेशन चाहिए हमारे पास, वो पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। नेशनल इमिग्रेशन और कस्टम का स्टाफ जो पोस्टेड होना चाहिए एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर, वो वहां पर मुकम्मल तौर पर नहीं है। दूसरा, ये जो कस्टम वाला मामला है ये काफी उलझ रहा है श्रीनगर के अंदर, जिसकी वजह से शायद ये मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा। एक तरफ से सरकार कह रही है कि जनाब कंपनियां नहीं आ रही हैं, जहाज चलाने वाले लोग नहीं आ रहे हैं, हम तो तैयार हैं, और दूसरी लाइन में वो कह रहे हैं कि कस्टम और ये जो दूसरा मामला है इसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो सरकार अपनी कमी को दूसरे के माथे पर छोड़कर क्या ये कह रही है कि इसलिए यहां पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है क्योंकि लोग नहीं आना चाहते हैं? देखिए लॉर्ड, दो चीजें इसमें हैं। ये दोनों स्तरों पर, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट इसमें है जहां पर सरकार को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, जो कुछ रिक्वायरमेंट्स जो जहाज कंपनियों को है, एयरलाइंस को है, उन्हें फराहम नहीं की जाती है। लेकिन नंबर 2 पर जब मनमाने की बात आती है, क्योंकि एक कोई बड़ा यूटी है नहीं और बड़ी कोई स्टेट जम्मू कश्मीर है नहीं, लेकिन एक पोटेंशियल यहाँ पर है। लेकिन इसके बावजूद जब हम मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हैं तो उसके बाद इन एयरलाइंस का मानना है कि जब वो यहाँ से परवाजें लैंड करती हैं या फिर उसके साथ साथ टेक ऑफ करती हैं तो उसमें जो खर्चात है उसका प्रॉब्लम है। अगर आपको याद होगा, इससे पहले भी हमारी इस बात पे एक स्टोरी चली थी जिसमें कुछ एयरपोर्ट या जो एयरलाइंस कंपनीज हैं उनका मानना था कि जम्मू कश्मीर में जब भी वो प्रवास करते हैं, जब भी अगर उनका कोई भी शेड्यूल इंटरनेशनल बनता है तो उसमें उन्हें घाटे में जाना पड़ता है, और उसके लिए कुछ रिजर्वेशन उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चाही थी। लेकिन उनका मानना है कि उसमें गवर्नमेंट पार्ट जो है वो बिल्कुल नेगेटिव रहा है, उन्हें कोई तवज्जो इसमें नहीं दी है। तो यही वजह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट और दूसरा जो एयरलाइंस का पार्ट है, ये दोनों इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो पैनल है उनकी जानब से जो रिकमेंडेशन दी गई है वो यही कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे भी इसको डील जाए और को हल किया जाए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि ऑडियो लिंक ब्रेक हो रहा है, जरा आगे बढ़ते हैं। ये तो एक पार्ट था इस खबर का। दूसरा पार्ट लद्दाख है। यूनियन टेरिटरी लद्दाख को लेकर पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी की क्या सिफारिशात है और सरकार क्या कुछ कह रही है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्लिमानी वफ़द ने अपने 270वीं रिपोर्ट में लद्दाख के हवाले से कई अहम इंकिशाफ किए हैं। और लद्दाख के बारे में यह साफ कर दिया गया है कि साबिका रियासत के अंदर जिस तरीके से लद्दाख को लिया जाना चाहिए था, शायद उस तरीके से पूरी तरह से उसको नहीं लिया गया है। और जो प्रायोरिटियां सेट करनी थी मरकज और उस वक्त की रियासती इंतजामिया के बीच, नहीं हुआ है। लद्दाख जो सयाहती एतबार से काफी अहम है, पार्लिमानी कमेटी ने खुद माना है, और पिछली हुकूमतों ने लद्दाख के मुतालिक कोई बड़ा फैसला लेने से जहां पर न सिर्फ नजरअंदाज किया गया बल्कि शायद कतराते रहे, जिसकी वजह से यहां पर टूरिज्म का पोटेंशियल होने के बावजूद भी लद्दाख को आलमी सयाहती नक्शे पर मुकम्मल तौर पर कामयाबी नहीं मिल सकी। एक तरफ से नाराजगी का भी इजहार किया गया, लेकिन साथ ही मरकजी वजारत सयाहत को जो उनकी तरफ से जवाब दिया गया था कि क्यों यहां पर टूरिज्म को फरोग नहीं मिल सका, सयाहत को बढ़ावा नहीं मिल सका, उस पर जो रिपोर्ट दी गई थी उस पर जवाब पर भी सवाल उठाए हैं। मगर बड़ी बात यहां पर यह है कि जो हाल ही में पैनल जम्मू कश्मीर गया था, लद्दाख के मामला भी डिस्कस हुए थे, वो सरकार के सामने रखे और सरकार को सीधे तौर पर कह दिया गया है कि जिस तरीके से भी हो सके एक प्लान जो वाज़े तरतीब दिया जाए, ये बताया जाए कि लद्दाख के लिए मरकजी सरकार क्या कर रही है, दोनों हिस्सों के लिए जहां पर सबसे ज्यादा एडवेंचरस टूरिज्म है पहाड़ी इलाकों के अंदर, गर्मियों में भी जहां पर बैरून ममालिक से लोग बड़ी तादाद में आ सकते हैं, सयाह इन इलाकों का रुख कर सकते हैं, खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलों के साथ वाबस्ता हैं, यहां पर पहुंच सकते हैं और आलमी सयाहती नक्शे पर लद्दाख को लाने में उनका कलीदी रोल हो सकता है। उस पर काम क्यों नहीं किया गया, इस पर दोबारा सरकार से जवाब तलब किया गया। 31 मेंबरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर साफ कर दिया है कि मरकजी हुकूमत से लेकर रियासती हुकूमतों ने लद्दाख को उस तरीके से नहीं लिया जितना इससे इधर पोटेंशियल था। और यही वजह कि अब एक इलॉबरेट टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान लेकर यूनियन टेरिटरी लद्दाख को मरकज के सामने आना होगा। ये पार्लियामेंट्री पैनल की सिफारिशात है। साथ साथ अपने 270वीं रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि जो स्वदेश दर्शन स्कीम थी जिसको लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया को फंड्स मांगने चाहिए थे,
उन्होंने इस स्कीम का फायदा नहीं उठाया। अगरचे सरकार ने रिप्लाई में, एक्शन टेकन में ये जरूर कहा है कि देखिए हमने इस स्कीम को इमलाया, क्योंकि हिमालयन सर्किट जो स्वदेश दर्शन स्कीम साल 2016-17 के अंदर आई थी, उसमें हमने गुलमर्ग, बारामुल्ला, कुपवारा, लेह को हिमालयन सर्किट के अंदर रखा था और मरकजी हुकूमत ने मुआवनत भी की थी। लेकिन पलट में जवाब दिया है जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने कहा कि हमने साल 2016-17 की बात नहीं की, हमने बात की है साल 2017-18, 19-20 की, जहां पर सदर्शन दर्शन स्कीम, स्वदेश दर्शन स्कीम जो है उसका पैसा अभी तक नहीं मिला। न तो जम्मू कश्मीर ने ही इंतजामिया ने बड़ा पंप किया और ना ही लद्दाख इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई बड़ा प्रोग्राम हाथ में लिया गया। यानी स्वदेश दर्शन स्कीम जो लद्दाख के लिए एक बड़ा संगमील साबित हो सकता था और माली मावनत बड़े पैमाने पर वहां पर हो सकती थी, अभी तक भी साल 2017-18 के बाद इस पर काम नहीं हुआ है। 17-18 और 18-19 में कोई बड़ा प्रोग्राम हाथ में नहीं लिया गया है। डिपार्टमेंटल जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने अब इस बात पर जोर दिया है कि यूनियन मिनिस्ट्री फॉर टूरिज्म जो है, यानी मरकज के अंदर जो सयाहत का महकमा है, उन्हें चाहिए कि जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख को वो प्रमोट करे और जो रिवायती खद्दुखाल है उसको ध्यान में रखते हुए प्रमोशन को बड़े पैमाने पर किया जाए। और ये प्रमोशन सयाहत के एतबार से इंतहाई अहम है और न सिर्फ वेबसाइट्स के लिए ये प्रमोशन रखा जाए, पब्लिसिटी के तौर पर हर बड़े छोटे शहरों के अंदर जो है वहां पर जरा ब्लॉग के साथ रब्ता किया जाए और सोशल मीडिया के जरिए से प्लेटफॉर्मों को मजबूत किया जाए ताकि दुनिया भर के अंदर लद्दाख और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती पहुंचे और लोग वहां पर खींचे आए। तो ये थी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हवाले से। रिपोर्ट तो हमने पिछले दिनों आपको बताई थी, एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है ये आज हमने आपको बताया और क्यों सवालों पे सवाल उठाए हैं इस कमेटी ने। चलिए जी बढ़ते हैं आगे, जरा बात अब एनजीओज की करते हैं, एसोसिएशंस की करते हैं और उन इदारों की करते हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक ज़माने में सरकार से रजिस्ट्रेशन ली है जम्मू कश्मीर के अंदर। क्योंकि मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर तक इसको स्पेसिफिक करूंगा, लद्दाख की बात इसके बाद करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों हमने इसी प्रोग्राम में आपको कहा था कि सरकार ने 31 मार्च तक सबको ये कह दिया था कि अपनी जितनी भी आपकी प्रायोरिटी ये जो दफ्तरी कागजात हैं उन्हें जमा करवाएं और ख़ुद महकमे को ये कहा गया था कि आप देखिए कि कितनी एसोसिएशंस हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो चल रही हैं, जो डिफंग है, उनकी माली मामलत क्या है, कौन क्या कर रहा है, दफ्तर कहाँ पर है। तो अब एक लंबी फहरिस्त जो है वो सामने आई है जम्मू से भी और कश्मीर से भी, और अब इसमें अक्सर 98 से 99% एसोसिएशन जो हैं वो उन्होंने बुनियादी तकाजा पूरा ही नहीं किया है। रजिस्टर तो हो गई है, उसके बाद जो खत किताबत इदारों के साथ करनी थी, जो अपनी वजाहत रखनी थी, वो आज तक भी नहीं रखी है, जिसके बाद अब सरकार का मन ये है कि इन इदारों के खिलाफ कार्रवाई हो। इनमें मुलाजिम अंजुमने भी हैं, इनमें ट्रेड से वाबस्ता इदारे भी हैं, इनमें स्पोर्ट्स से वाबस्ता एसोसिएशंस भी हैं और इसमें बहुत सारी एनजीओज भी है और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का नाम भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें है। और माना जा रहा कि सरकार बड़े पैमाने पर अब कार्रवाई कर सकती है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सईद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ है। सईद तजम्मुल, एक के बाद एक बड़ी खबर, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जो फहरिस्त तैयार की गई है उस फहरिस्त में लगभग 99% एसोसिएशन ऐसी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो की है, उसके बाद कोई खत किताबत, उसके बाद कोई भी मामला जो है वो इंतजामी अमूर चलाने वाले लोगों के सामने नहीं रखा गया है। ये सिर्फ उन एसोसिएशंस का हाल नहीं है जो दफ्तरों के अंदर मुलाजमीन की है, जो टूर के साथ वाबस्ता है, जो ट्रेड के साथ वाबस्ता है, फ्रूट के साथ वाबस्ता है, इवन रिलीजियस और एजुकेशन जो इदारे हैं, जो सोसाइटियां हैं, वो भी बेखबरी नजर आ रही है और अब सरकार शायद अपना चाबुक चला सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में जब आप एनजीओ की बात करते हैं तो काफी ज्यादा दारोमदार 2005 के उस तबाहकुन ज़लज़ले के बाद ये जो एनजीओ हैं ये मंजर आम पे आने लगी। उसके बाद रिलीजियस, जिस तरह से आपने कहा कि रिलीजियस एनजीओ भी हैं,
चाहे वो दारुल उलूम या मदरसे चला रहे हूँ, उसके बाद स्पोर्ट्स के नाम पर, उसके बाद गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के इंतखाबात काफी टाइम से नहीं हो पाए। हालांकि इस पे स्टेटस को था और हाईकोर्ट में कुछ मामला चले, बाद में कुछ लोगों की राय थी कि शायद बीते साल में इसके इंतखाबात हो जाएंगे। एनजीओ के साथ साथ सरकारी इदारों में जो एसोसिएशन चल रही हैं, जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज की बात करें, फूड एंड सिविल सप्लाईज की बात करें, काफी ज्यादा एसोसिएशन के इंतखाबात भी अभी इल्तवा में है। और उसके बाद जो एनजीओ हैं यानी गैर सरकारी तंजीमें जो हैं, जिन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर हाउसिंग बोर्ड, श्रीनगर डेवलपमेंट से लेकर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और बाकी इदारों में काफी ज्यादा काम ले रखे हैं। आपको याद होगा कि बीते साल में एक गैर सरकारी तंजीम ने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एक ठेका ले रखा था, अलॉटमेंट मिला था, और बाद में लगा कि उस काम को उन्होंने पूरा ही नहीं किया, जिसमें लेबोरेटरी ब्लॉक वगैरह शामिल है। इसी तर्ज पर अब बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिन्होंने माली एतबारियत तो हासिल की, पैसा बहुत इकट्ठा किया, लेकिन सरकार की जवाबदेही से काफी ज्यादा दूर रहे। सही तजम्मुल बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। ये तो वो एनजीओ है जो बाहर काम करती है, सरकार से मावनत लेती है, ग्राउंड पर काम करती है, लेकिन जो एसोसिएशंस मुलाजिम एसोसिएशंस हैं वो भी बुनियादी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रही हैं, और उन्होंने जब रजिस्ट्रेशंस की हैं उसके बाद कोई भी अपना नेक्स्ट खत किताबत जो है वो रजिस्ट्रार के साथ नहीं की है, वहां पर जहां पर वो देना था अभी तक वो नहीं दिए हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब सरकार मूड में है कि एक्शन हो, क्योंकि दर्जनों नहीं बल्कि 200 से ज्यादा मैंने देखा कि सिर्फ जो फ्रूट ग्रोवर्स की एसोसिएशन है वो बनी है, और बहुत सारी डिफंग है, बहुत सारों का पता भी नहीं है, शायद उसके नाम पर कुछ और भी चल रहा हो। तो अब सरकार इसको स्क्रूटनाइज करेगी, पेच कसेगी और जो लूप होल से उन्हें टाइट करने की कोशिश करेगी। हो जाएगी, स्क्रीनिंग होगी, और उसके बाद आपको याद होगा कि हर एक दफ्तर में एक नहीं उसके पैरेलल में एसोसिएशन है। जहां आप दफ्तरों की बात करते हैं, सरकारी मुलाजमीन की बात करते हैं। अगर एक एसोसिएशन ने काम करना शुरू किया, आप फूड डिपार्टमेंट की बात करें, एक नहीं बल्कि आपको 4 सदूर एक बार मिलेंगे, और उसके बाद उनके पैरेलल में काम करते हैं। अब कौन सी एसोसिएशन है जिसके कागजात और जिसकी फॉर्मेलिटी सरकार के मुताबिक मुकम्मल है? अब सरकार ने यह भी सोच रखा है कि जब आप सरकारी मुलाजमीन में एसोसिएशन की बात करते हैं, तो पहले तो यह है कि सरकार नहीं चाहेगी कि एसोसिएशन जो है इतनी ज्यादा फाल हूं, इतनी ज्यादा ताकतवर हूं कि वो बाद में सरकारी फैसलों को नजरअंदाज करें। हमने देखा कि मुलाजमीन की जो अंजुमन है गुज़श्ता 20-25 वर्षों में, चाहे वो इम्सा के मामला हो, चाहे वो 7th पे कमीशन हो, चाहे आरजी मुलाजमीन के मामला, सड़कों पर आकर धरना देना, अब स्कूल कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी का सिलेबस अब तकरीबन कवर करना होगा मार्च के बाद, लेकिन बेशतर असातिज़ा जो हैं उन्होंने एसोसिएशन में ज्यादा वक्त दिया हुआ, अपना वक्त ज्यादा वहां गुजारते हैं। काफी सारे मामला थे तारीफ पर्दा जो सरकार अगले कुछ महीनों में क्लियर करेगी कि एक तो एसोसिएशन है, उसके पैरेलल में जो एसोसिएशन है वो किसने बनाई, उसके इलेक्शन कौन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बेशतर सदर जिला मकामात पर इन दिनों इंतखाबात सरकारी मुलाजिमीन अपनी अंजुमन के लिए करते आए हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है जो सरकार की फॉर्मेलिटी और जो तकाजे थे उन्हें बिल्कुल बालाई ताक रखा गया। यही वजह है कि न सिर्फ एनजीओ बल्कि एसोसिएशन के साथ साथ, जिस तरह आपने फ्रूट ग्रोवर्स की बात की, जिस तरह आपने रिलीजियस ग्रुप्स की बात की, जिस तरह आपने गुरुद्वारा प्रबंध कमेटियों की बात की, बहुत सारे या आश्रम वगैरह हैं, बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस जिनके इंतखाबात होने चाहते लेकिन नहीं हो पाए। लिहाजा मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में काफी क्रूशियल डिसीजन दिए जाएंगे, और मुलाजमीन का पैरेलल एसोसिएशन और एसोसिएशन एक बड़ा मामला है जिसको सरकार ने बड़ा संजीदा तरीके से लिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। और इस बीच जब श्रीनगर की खबर आपको बता रहे हैं, एक और बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से आ रही है, जहां पर आपको बताएं कि महबूबा मुफ्ती को इस वक्त नजरबंद किया गया है। श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, जिनका पुलवामा का दौरा था और अभी तक की इतलात के मुताबिक उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है, घर में उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। गुपकार में जहां पर उनका रिहायशी घर है वहां से वो निकलने की कोशिश कर रही थी, पुलवामा जाना था, लेकिन उससे पहले ही यहां पर सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार उनको तैनात कर दिया गया है और मुकम्मल तौर पर यहां सिक्योरिटी का पहरा बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें पुलवामा जाना था आज किसी काम से, फिलहाल उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है।
है खबर इस वक्त श्रीनगर से आ रही है। एक और खबर इस वक्त जनूबी कश्मीर से थोड़ी देर में आपको बताएंगे। बड़ी खबर डेवलप हो रही है साउथ कश्मीर के कोकरनाग से, लेकिन पहले छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा और ब्रेक के उस पार खबरों के साथ साथ आपकी कॉल्स का सिलसिला भी लाइव प्रोग्राम में शुरू करेंगे।